कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही सिंपल लिया। सो फ्रेंड्स, अगर आप सर्विस में 1 सितंबर 2014 से पहले से काम कर रहे हैं, सर्विस में हैं और का ईपीएस कंट्रीब्यूशन 6500 से ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करते चले आ रहे हैं फ्रॉम 1 सितंबर 2014 एंड ऑनवर्ड्स, तो यस, यू आर एलिजिबल टू अवेल द हायर पेंशन EPS contribution benefit under this guideline, which the timeline for which is 3rd May। अगर आप रिटायर हुए हैं 1 सितंबर 2014 के बाद से एंड आपका EPS कंट्रीब्यूशन कट रहा था अप टू 6500 रुपीज। Thirdly, in case you are in service on or before 1st September 2014 and earlier along with your employer you have filed for the joint application for higher EPS की contribution, but that application got rejected by EPFO officers, even then you are eligible for higher EPS pension scheme, the timeline for which is 3rd May 2023। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है फॉर एलिजिबल फॉर हायर पेंशन, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो बेटर। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया था। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे हायर पेंशन के लिए हमारी एलिजिबिलिटी। सेकेंड इज अबाउट हाउ वी कैन अप्लाई फॉर हायर पेंशन EPS स्कीम, एंड द थर्ड इज अबाउट कि शुड वी ऑप्ट और गो फॉर द हायर पेंशन स्कीम एक्चुअली और नॉट, वेदर इट इज़ रियली अ बेनिफिशियल फॉर अस टू ऑप्ट फॉर EPS पेंशन और नॉट। क्या हमें हायर पेंशन स्कीम के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, आइए इन सब चीज़ों को समझते हैं डिटेल्स में इस वीडियो में। फ्रेंड्स, EPFO की लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से अब हम हायर EPS पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और उसका टाइमलाइन है अप टिल 3rd May 2023। जी हाँ, सही सुना आपने, आप 3rd May 2023 तक के लिए आपके पास टाइम है, आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और ये जॉइंट एप्लीकेशन रहने वाला है अलॉन्ग विद योर एम्प्लॉयर। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं बट रिटायरमेंट से पहले आपने अगर अपने एम्प्लॉयर के साथ जॉइंट एप्लीकेशन फाइल की थी हायर EPS कंट्रीब्यूशन, और अगर दैट टाइम आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था बाय EPFO ऑफिसर्स, इवन देन यू आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर हायर EPS पेंशन स्कीम, द टाइमलाइन फॉर विच इज़ 3rd May 2023। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप पहले 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए और ऑप्शन ही आपने ऑप्ट नहीं किया था उस समय, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल दिस हायर पेंशन EPS स्कीम। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि EPS कंट्रीब्यूशन होता क्या है। फ्रेंड्स, जो हम सैलरी लेते हैं उसका बेसिक का 12% जाता है PF कंट्रीब्यूशन में। ये 12% एम्प्लॉय का भी होता है और 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है। आउट ऑफ दिस 12% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स, इसमें से स्प्लिट हो जाते हैं दो हिस्सों में। एक पोर्शन होता है 8.33% जो कि EPS कंट्रीब्यूशन में जाता है पेंशन फंड में, और एक पोर्शन होता है 3.67% जो कि जाता है PF कंट्रीब्यूशन में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे EPS कंट्रीब्यूशन की, जो कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33% गया है जो EPS पेंशन स्कीम में गया है। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एक मिस्टर X हैं जो कि 1 सितंबर 2014 से पहले से सर्विस में हैं। उनकी मान लीजिए कि बेसिक सैलरी 50,000 है, तो 12% 50,000 का हो गया सीधा सीधा 6,000 रुपीज़। सो 6,000 जो है उनकी सैलरी में से कटेगा ऑन अकाउंट ऑफ PF कंट्रीब्यूशन, एंड 6,000 रुपीज़ ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ PF। अब ये 6,000 फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे 8.33% ऑफ द बेसिक एंड 3.67% ऑफ द बेसिक। सो 8.33% ऑफ द बेसिक विच कम्स आउट टू बी रुपीज़ 4,165, 4,165 रुपये आपके EPS कंट्रीब्यूशन में जमा किए जा सकते हैं
और 6,000 में से 4,165 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग धनराशि होगी, जो 1,835 रुपये बनती है, वो आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन में जमा होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब फ्रेंड्स ये है कि वो जो 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होने वाला, वो तो 6,000 ही है। हालांकि जो उसका स्प्लिट था 8.33% और 3.67%, सारा खेल यहाँ हुआ है। यहाँ पर आपके 8.33% ऑफ द एक्चुअल बेसिक सैलरी, मतलब कि यहाँ पर 50,000 थी। तो आप अगर हायर ईपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए ऑप्ट करेंगे तो 50,000 का 8.33%, मतलब कि 4,165 रुपये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में डलवा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ऑप्ट नहीं करेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये रहेगा कि 50,000 का 12% हुआ 6,000 और 6,000 का स्प्लिट हो जाएगा 8.33% और 3.67%, जिसमें से 15,000 जो कि करंटली वेज कैप, स्टैट्यूटरी वेज कैप चल रही है पेंशन के लिए, 15,000 का 8.33% निकाला जाएगा, जो कि आता है 1,250 रुपये। तो 1,250 आपके पेंशन में चले जाएंगे और 6,000 माइनस 1,250 जो कि है हमारा 4,750 रुपये, ये आपके ईपीएफ में जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि 6,000 अमाउंट इंटैक्ट रहने वाला है जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, बट आपका इंटरचेंज हो गया। अगर आप ऑप्शन ऑप्ट करते हैं फॉर ईपीएस हायर पेंशन स्कीम तो आपका अमाउंट 4,165 हो जाएगा, और अगर ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हैं तो ये 1,250 ही रहेगा। और अगर ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, 1,835 जाएगा पीएफ में, और अगर ऑप्शन हायर पेंशन स्कीम की ऑप्ट नहीं करेंगे तो ये 4,750 जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट करेंगे तो हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ फंड में अमाउंट कम डिपॉजिट होगा, और वही पोर्शन एक्चुअल में ईपीएस पेंशन स्कीम में जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। आइए अब जल्दी से समझते हैं कि हम हायर ईपीएस पेंशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए 2 पार्ट्स हैं। अगर आप ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2014 से पहले से सर्विस करते हुए चले आ रहे हैं, और या फिर रिटायर हुए हैं 1 सितंबर 2014 के बाद से, तो एप्लीकेशन एक तरीके से काम करेगा। और दूसरा पार्ट है अगर आप रिटायर हुए 1 सितंबर 2014 से पहले के, तो आपका एप्लीकेशन किस तरीके से चलेगा वो। तो सबसे पहले मैं अब आपको बताऊंगी कि 1 सितंबर 2014 से पहले से सर्विस करते हुए चले आ रहे हैं या फिर रिटायर हुए 1 सितंबर 2014 के बाद से, तो एप्लीकेशन किस तरीके से रहने वाली है। के लिए आपको यूनिफाइड पोर्टल -mem.epf.gov.in में जाकर के आपको हायर पेंशन फॉर ईपीएफ क्लिक करना है ऑप्शन। इसका क्विक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ फॉर योर क्विक रेडी रेफरेंस। एंड टाइमलाइन आपको बता ही दिया है बार बार कि 3 मई 2023 तक आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। जब आप पेंशन ऑन हायर सैलरी पे क्लिक करते हैं तो एक नया होम पेज खुलेगा। एप्लीकेशन में फर्दर जाने से पहले आपको ये 4 चीज़ें इंश्योर करके रखनी है। कीप योर यूएएन नंबर हैंडी, आपको अपने पास यूएएन नंबर अपने पास इमीडिएटली रखना पड़ेगा ये एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले, क्योंकि वो यूएएन नंबर मांगेगा। सेकंड, आपको अपना आधार कार्ड नंबर हैंडी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आधार नंबर भी मांगता है। आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स हैंडी रखनी पड़ेंगी, जिसकी भी ये एप्लीकेशन आप फिल करने जा रहे हैं। एंड फोर्थ इज आपको अपना आधार मोबाइल से लिंक कराकर पहले से ही वैलिडेट करके रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नए होम पेज खुलने के बाद वो आपसे ऑप्शन मांगता है कि ये जॉइंट ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर हायर ईपीएस पेंशन, और क्या आप सर्विस में हैं ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2014। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, यूएएन नंबर और आधार नंबर जो कि आपके मोबाइल नंबर से ऑलरेडी लिंक्ड है, ये सब डिटेल्स डालनी है। ये चारों डिटेल्स डालने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जनरेट होगा। अगर फ्रेंड्स आप एडजस्टमेंट चाह रहे हैं किसी भी किस्म की
कि अमाउंट शिफ्ट कर दें फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू पेंशन फंड, या फिर अमाउंट रीडिपॉजिट करना चाह रहे हैं अपने पेंशन फंड में, तो एक तरह का अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद योर एम्प्लॉयर। आपको ये 3-4 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करनी होंगी अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। फर्स्ट इज़ अबाउट प्रूफ ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन, कि आप इंटरेस्टेड हैं हायर ईपीएस कंट्रीब्यूशन में अलॉन्ग विद योर एम्प्लॉयर। सेकेंड इज आपको प्रूफ ऑफ योर जॉइंट एप्लीकेशन विच वर अर्लियर डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2014, जिसमें आप ऑप्शन ऑप्ट करना चाह रहे थे फॉर हायर ईपीएस कंट्रीब्यूशन का। थर्ड इज अबाउट प्रूफ ऑफ रिफ्यूजल ऑफ योर एप्लीकेशन बाय अर्लियर ईपीएफओ ऑफिसर, जब आपने कभी अर्लियर हायर कंट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई किया हो अलॉन्ग विद योर एम्प्लॉयर, बट आपके ईपीएफओ ऑफिसर ने मना कर दिया हो, तो भी आप वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं एज द केस में बी। फोर्थ इज अबाउट प्रूफ ऑफ हायर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ और ईपीएस एज द केस में बी, जिसमें कि आप ये बता रहे हैं कि आपकी बेसिक सैलरी इज एक्सीडिंग 6500 रुपीज़। लास्टली आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपने डिटेल सबमिट की है एप्लीकेशन फॉर्म में वो करेक्ट हैं, और ये बिफोर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन आपको सब चीज़ें वैलिडेट और इंश्योर करनी है कि आपने अच्छे से एप्लीकेशन को पढ़ लिया है, समझ लिया है और सारी चीज़ें ठीक हैं। सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। आप इसको प्रिंट फॉर्म में रख सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को, और अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके काम आएगा। दूसरी तरीके की एप्लीकेशन फॉर्म है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2014, बट उन्होंने उस समय पर अपने एम्प्लॉयर के साथ जाकर के हायर ईपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई किया था, बट उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था उस समय पर बाय ईपीएफओ ऑफिसर्स। उनके लिए भी एक प्रावधान दिया गया है टू नाउ अप्लाई फॉर हायर ईपीएस कंट्रीब्यूशन। तो आप लोग भी ई सेवा पोर्टल जो मेंबर्स का epf.gov.in में है, आप वहां पर जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप उसको क्लिक करते हैं, वहां पर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक नया होम पेज बटन ओपन होगा। सबमिट का बटन दबाने से पहले आप ये प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने ऊपर बताए थे, जैसे कि सैलरी प्रूफ फॉर हायर पेंशन, जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर एम्प्लॉयर, एंड अर्लियर जो रिजेक्ट हो गया था आपका, ईपीएफओ ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था हायर पेंशन का केस बिफोर 1 सितंबर 2014 में जब आपने अप्लाई किया रहा होगा, उसका कॉपी। ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको हैंडी रखना है, और एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको ये अटैच करना है। केस आप किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट चाह रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड से अमाउंट निकलवा करके आपका रीडिपॉजिट कर दिया जाए इन पेंशन फंड, या फिर पेंशन फंड से अमाउंट कुछ निकाल करके पीएफ फंड में चला जाए, तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देनी होगी, और ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको डिपॉजिट कराने होंगे अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसके बाद आरपीएफसी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं। आरपीएफसी आपकी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को एक ई फाइल में जनरेट करके सुरक्षित रख लेते हैं। आरपीएफसी आपके सबमिटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद जो एंसिलरी डॉक्यूमेंट्स और एनेक्शर्स जो आपने अटैच किए हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, उसको रिव्यू करके सेक्शन ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स को पास ऑन करते हैं। सेक्शन सुपरवाइजर्स ईच एप्लीकेशंस को थॉरली रिव्यू करने के बाद डिस्पोज ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स, एंड इसका इंटीमेशन आपको ईमेल या पोस्ट के जरिए आ जाता है बेस्ड ऑन योर एक्नॉलेजमेंट नंबर्स। इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस आप ई पोर्टल पर जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। EPF
igms.gov.in में जाकर के आप अपनी ग्रीवेंसेस को सबमिट कर सकते हैं और ये ग्रीवेंसेस रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स के पास जाती हैं। इसकी मॉनिटरिंग एंड एड्रेसल सिस्टम बाय ऑफिसर इंचार्ज, जोनल ऑफिसर्स और सेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू होता है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि क्या आपको या हमें हायर ईपीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए, इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान है, आइए बात करते हैं। वाई आई शुड अप्लाई फॉर हायर ईपीएस और वाई शुड नॉट आई। फ्रेंड्स, इसका आंसर डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ पर। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे एक लमसम मनी चाहते हैं फ्रॉम योर रिटायरमेंट फंड, देन यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर हायर पेंशन स्कीम। मतलब अगर आप जो रिटायरमेंट के टाइम पे पीएफ अमाउंट मिलता है वो एक लमसम मनी चाहते हैं तो आपको हायर पेंशन के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। ऑन आ रिवर्सल साइड, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं जो मैच्योरिटीज़ के टाइम पे रिलीज़ होते रहेंगे और हायर लमसम मनी मेरे को मिलती रहती है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर हायर पेंशन स्कीम इन दैट केस। इस केस में सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो पीएफ अमाउंट है वो कम हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन जमा होना शुरू हो जाएगा पेंशन फंड के थ्रू, और यस मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी आफ्टर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि हायर पेंशन जो हम ऑप्ट करेंगे, जो कि मुझे मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा आफ्टर माय रिटायरमेंट, वो तो कम्प्लीटली टैक्सेबल है फ्रेंड्स। बट अगर मैं पीएफ के लिए अप्लाई करता हूँ और हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट नहीं करता हूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो मुझे लमसम मनी मिलेगी वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। नाउ चॉइस इज़ योर्स, आप किस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं और कौन सी ऑप्शन छोड़ना चाहते हैं। हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। इफ़ सो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।